नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अमरोहा से ये खबर सामने आई है, जो नशीला बिस्किट खिलाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। स्क्रैप कारोबारी से करीब 4.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली से रोडवेज बस में जा रहा था पीड़ित और मुरादाबाद गजरौला के एक होटल पर बस रुकी। बस रुकने के बाद लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें, नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की यह वारदात अंजाम दिया गया है। बता दें, पखवाड़ा पहुंचने पर व्यापारी को होश आया। मुरादाबाद के पखवाड़ा थाने में पीड़ित ने तहरीर दी है और अपनी आप बीती सुनाई। आपको बता दें, रोडवेज बस में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर नशीला बिस्किट खिलाकर एक कारोबारी से 4.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद पीड़ित का यह कहना है कि लूट की कई देर बाद तक उसे होश नहीं आया और उसके बाद जैसे ही पीड़ित को होश आया तो उसने थाने में चोरी की वारदात की तहरीर दी है। स्क्रैप कारोबारी से 4.5 लाख रुपए की लूट की मामला यहां पर सामने आया है। दिल्ली से रोडवेज बस से मुरादाबाद जा रहा था व्यापारी। इस दौरान नशीला बिस्किट खिलाकर व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें, 4.5 लाख रुपए लूट लिए गए। नशीला बिस्किट खिलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बस रुकने के बाद बैग लूटकर फरार हो गए आरोपी। इसी के बाद ही पीड़ित व्यापारी को कई देर बाद जाकर होश आया तो उसने पूरे मामले की तहरीर थाने में दी है। फिलहाल पुलिस ने टीम गठित कर इन आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। और इसी बीच वाराणसी की ओर रुख करेंगे। एक बड़ी खबर वाराणसी से आपको बता दें, जो पूर्व छात्र नेता को बदमाशों ने गोली मार दी है। गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पिछले कई महीनों से दो गुटों में विवाद चल रहा था। बनारस से बिहार बस संचालन को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और कल सुबह प्राइवेट बस में अज्ञात ने आग लगाई थी और मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक विवाद हो गया। इस दौरान बनारस से बिहार बस संचालन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और इस विवाद के चलते एक शख्स को गोली मार दी गई है। कल सुबह प्राइवेट बस में अज्ञात ने आग लगाई थी और इसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों में विवाद और गहरा गया और इस दौरान एक पक्ष के लोग पर जो है गोली चला दी गई है। वाराणसी से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। पूर्व छात्र नेता को गोली मार दी गई है। बदमाशों ने पूर्व छात्र नेता को गोली मारी है। बता दें, बस संचालन को लेकर विवाद शुरू हुआ था और कल ही एक बस में आग भी लगा दी गई थी। इसके बाद मामला गहरा गया और इसके साथ ही गंभीर हालत में फिलहाल छात्र नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली का यह मामला सामने आया बनारस से। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो अमेरिका ने कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन पर अब भारत सरकार की ओर से हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम जो वैक्सीन अन्य देशों को भेज रहे हैं, वही वैक्सीन भारत को भेजे जाने के लिए भारत सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि भारत सरकार से हरी झंडी मिलने पर हम उन टीकों को तेजी के साथ भेजने के लिए तैयार हैं। नेड प्राइस ने यह भी कहा कि अमेरिका के टीके पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत के लिए इसमें समय लग रहा है क्योंकि आपातकालीन आयात के लिए कुछ कानूनी बाधाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच अमेरिका ने पहले अपने घरेलू स्टॉक से 80 मिलियन खुराक दुनिया भर के देशों के साथ साझा करने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में भारत के हिस्से के तहत इसे अमेरिका से मॉडर्न और फाइजर की 3 से 4 मिलियन खुराक मिलने की उम्मीद है। इसी बीच आपको बता दें, दूसरी ओर मॉडर्ना को भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से आपात इस्तेमाल के लिए इजाजत मिल चुकी है। तो वहीं फाइजर ने भी अभी तक भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन नहीं किया है। इस बीच विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि हम उन वैक्सीन डोज को भेजेंगे। इससे पहले जरूरी है कि सभी देश अपने स्थानीय परिचालन नियामक और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर ले। भारत ने इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए और समय मांगा है।
एक बार जब भारत अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेगा, तब भारत को हमारी वैक्सीन की डिलीवरी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। तो वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध को लेकर यह बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान में सुरक्षा की मौजूद स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में अपने चीनी समकक्ष के साथ ही पूर्व लद्दाख में एलएसी पर जल्द और ईमानदारी से हल की बात पर जोर देंगे। और बता दें कि एस जयशंकर संघाई में सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के परिषद और अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बैठक में भी भाग लेने के लिए तजाकिस्तान के दुशांबे पहुंच चुके हैं। ऐसे में एससीओ की बैठक में अफगानिस्तान में तालिबान की आक्रामक स्थिति पर फोकस रहने की संभावना है, जिससे कट्टरपंथी ताकतों की ओर से तजाकिस्तान को जोड़ने वाली सड़क अमू दरिया और हेरात के जरिए ईरान के लिए एक अन्य जमीन पर कब्जा करना शामिल है। बता दें कि तालिबान चरमपंथी धीरे धीरे काबुल की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में एक साथ चारों दिशाओं से घेर कर हमला करने की फिराक में है। और आगे बढ़ने के दौरान तालिबानी कट्टरपंथी कई अफगानी सैनिकों की हत्या कर दे रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अब तालिबानी कट्टरपंथियों ने दोबारा वहां काफी मजबूती से पैर जमाना शुरू कर दिया है। इसके लिए तालिबानियों की ओर से हर हथकंडा भी अपनाया जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई। बता दें आपको, दिल्ली में कोरोना मरीजों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 76 नए केस ही सामने आ पाए हैं, जबकि 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। बता दें, दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 683 रह गई है, जबकि दिल्ली में कोरोना के संक्रमण दर 0.11% हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार में फर्क देखा गया है। इसकी गति काफी धीमी हो गई है और दिल्ली में कोरोना संक्रमण जो है एक बार फिर से उसमें गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना मरीजों में लगातार कमी आ रही है, गिरावट आ रही है संक्रमण दर में। और इसी के साथ ही अब दिल्ली में तेजी के साथ वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 76 नए मामले ही सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की कोरोना संक्रमण के चलते जान चली गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। जन दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। रात 1 बजे से पुलवामा में चल रही मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और इलाके में कुछ और आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका है। आपको बता दें कि आईजीपी कश्मीर ने बताया है कि 2 स्थानीय आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी लश्कर कमांडर इजाज उर्फ अबू हुरैरा मारा गया है। और इसके साथ ही मुठभेड़ वाली जगह पर काफी संख्या में सुरक्षाकर्मी और पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद से सुरक्षा बलों ने पुलवामा में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया था। इसी बीच आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया और बल ने गोलीबारी का माकूल जवाब दिया है, यानी कि पुरजोर जवाब दिया गया है। और इसी बीच इससे पहले 8 जुलाई को पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मार गिराए गए थे। ये मुठभेड़ ऐसे समय में हुई थी जब हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के 5 साल पूरे होने पर गुरुवार को घाटी के कुछ इलाकों में बंद रहा था। और इसी दिन जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई मुठभेड़ में भी 2 आतंकी मारे गए थे। मारे गए आतंकवादियों की पहचान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के किफायत रमजान सोफी और अल बद्र के इनायत अहमद डार के रूप में हुई थी।
और इसी बीच बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बदमाशों ने एक दरोगा को गोली मार दी है। बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से बता रहे हैं आपको, जहां बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। दरोगा को गोली मार दी गई है। एटीएम काट रहे थे ये बदमाश, इस दौरान रोके जाने पर बदमाशों ने दरोगा को गोली मार दी है। गोली लगने से दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद गंभीर दरोगा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बदमाशों में 2 युवक और एक महिला भी शामिल है। तो वहीं सामने आया है जांच में कि गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके से एटीएम काटने का कटर पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आंवला थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला बताया जा रहा है, जहां पर दिन दहाड़े एटीएम को लूटने की कोशिश की जा रही थी और इस दौरान रोके जाने पर बदमाशों ने दारोगा पर ही फायरिंग कर दी। बता दें काफी गंभीर अवस्था में जो है दरोगा इस वक्त है और इसी के साथ ही घायल दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि एटीएम में काट कर एटीएम से पैसे लूटने की फिराक में थे ये तीनों बदमाश, जिनमें से 2 युवक और एक महिला शामिल है। इन तीनों ने मिलकर एटीएम लूटने की कोशिश की और एटीएम काट रहे बदमाशों को रोके जाने पर दारोगा को बदमाशों ने गोली मार दी। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगातार दूसरे दिन ब्रेक लगा है। तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राजधानी में आज भी पेट्रोल 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 79 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल के दाम बढ़े थे, लेकिन डीजल की कीमतों में मामूली कमी आई थी। ऐसे में 1 मई को 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर से शुरू होकर राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जो पिछले 74 दिनों में 10 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी है। और इसी तरह राजधानी में डीजल की कीमतें भी पिछले 2 महीने में 8 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर अब 89 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। पिछले 2 महीनों में कीमतों में वृद्धि के साथ ही मई और जून और जुलाई के बीच 74 दिनों में से करीब 39 दिनों में ईंधन की दरों को संशोधित किया गया है, जिससे देश भर में खुदरा दरों की नई ऊंचाइयां देखने को मिली। वहीं केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक समीक्षा बैठक के बाद गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। राज्य में 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान बैंक भी बंद रहेंगे। हालांकि बाकी दिनों की तरह कुछ ढील भी दी गई है और नए फैसलों के मुताबिक अब दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। साथ ही सप्ताह में लोगों के लिए बैंक में 5 दिनों तक कामकाज चालू रहेगा। श्रेणी ए में सभी प्रकार की दुकानों और कारोबारी संस्थानों को सिर्फ वीकेंड पर लॉकडाउन को छोड़कर वो खुले रहेंगे। श्रेणी बी में जरूरी सामान की दुकानें सभी दिन खुली रहेंगी, जबकि अन्य दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 8 बजे तक ही खुली जा सकेंगी। श्रेणी सी में आते हैं वो लोग जहां पर जरूरी सामान बिक्री की दुकानें सभी दिन चालू रहेंगी, जबकि अन्य दुकानों को सिर्फ शुक्रवार को खोलने की अनुमति है। मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि वीकेंड पर राज्यों में लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में केरल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7,798 नए मामले सामने आए थे और महामारी से 100 और मरीजों की मौत हो गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश में आतंकियों की गिरफ्तारी को अब सियासी अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। एक तरफ एटीएस ने कथित अलकायदा के आतंकियों को पकड़कर एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को इसमें भी आगामी चुनाव 2022 के चुनाव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अखिलेश यादव ने आतंकियों की गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस को ही और उसकी विश्वसनीयता को ही नकार दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
साथ निकली आतंकियों की गिरफ्तारी से और पहुंची विधानसभा चुनाव तक। राजनीतिक दावपेचों में उलझे विपक्षी नेता सियासत में कुछ ऐसे उलझे कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर ही सियासी दंगल शुरू कर दिया। दरअसल हाल ही में यूपी पुलिस और एटीएस ने कार्रवाई कर कथित अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने न सिर्फ सरकार पर सवाल खड़े किए बल्कि यूपी पुलिस की विश्वसनीयता को ही खारिज कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। तो सुना आपने कैसे अखिलेश यादव ने इस गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र की ओर इशारा कर दिया है। अब ये बयान सुनिए, जहां अखिलेश यादव पुलिस पर भरोसा जताते हुए कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ये साफ निर्देश है कि कानून व्यवस्था और किसी भी तरह की घटना पर पुलिस तुरंत एक्शन ले। अखिलेश के बयान की भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने एक ट्वीट में सपा प्रमुख का वीडियो साझा करते हुए पूछा कि आप किस देश के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये सवाल आज भी सभी के मन में है। इस सफलता पर गर्व करने के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाकर उत्तर प्रदेश पुलिस को अपमानित किया है। अखिलेश जी बताएं कि देश की सुरक्षा उनके लिए जरूरी है या तुष्टीकरण की राजनीति। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पुलिस पर भरोसा नहीं है वाले बयान के लिए अखिलेश की आलोचना की और सपा को गुंडों अपराधियों की हिमायती सरकार करार दिया है। प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सपा पहले भी गुंडे माफिया अपराधियों का प्राय रही है और वो आज भी वही। एक ऐसा नेता जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और जिसके अधीन पुलिस रही हो और उसी पुलिस से काम लेता रहा हो, वो आज कहे कि इस पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधे ये निकलता है कि सपा हमेशा से ही कानून के राज की धज्जियां उड़ाती रही है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सपा गुंडे माफिया अपराधियों को पनाह देती रही है, गुंडे माफियाओं को सर पर बिठाती रही है। मौर्य ने कहा कि गुंडे माफियाओं के खिलाफ सपा एफआईआर नहीं लिखवाती थी और आज जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है या आतंकवादी पकड़ा जाता है तो सपा उसकी वकालत करने के लिए सामने आ जाती है। ये उसका चरित्र बोलता है और ये दिखाई भी पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि दोनों कथित आतंकी
15 अगस्त से पहले अपने साथियों के साथ मिलकर यूपी के कई राज्यों में धमाके की साजिश रच रहे थे, जिसके लिए इन्होंने कई हथियार और बारूद भी इकट्ठा कर लिए थे। बहरहाल एटीएस की टीम लगातार पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर रही है और पुलिस को आतंकियों की 14 दिन की रिमांड भी मिल चुकी है और देश में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। न्यूज डेस्क, आर्यन।